नमस्कार। एक सवाल है, क्या एक इंसान की कलम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दे? आज हम महात्मा गांधी के जीवन के आखिरी 18 सालों को समझेंगे। एक ऐसा दौर जब उनके शब्द उनके कामों जितने ही या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। ये वो समय था जब क्रांति सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कागज पर भी लड़ी जा रही थी। 1930 में दुनिया भर के अखबारों में एक ही सुर्खी थी। एक बूढ़ा आदमी एक साम्राज्य को हिला देता है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, बल्कि एक भूचाल का ऐलान था। लेकिन सोचिए, इस एक अकेले इंसान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव कांपने लगी। इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 384 किलोमीटर। ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, बल्कि ये विश्वास की, भरोसे की एक ऐसी यात्रा थी, एक ऐसी पद यात्रा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आज हम इसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दांडी मार्च सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उन विचारों का एक जीता जागता सबूत था जिन्हें गांधी दशकों से अपनी डायरी और लेखों में लिखते आ रहे थे। ये उनके पूरे दर्शन का जमीन पर उतरना था, जहां कलम ने क्रांति को रास्ता दिखाया था। जरा सोचिए, 12 मार्च 1930 गांधी और उनके 78 साथी साबरमती आश्रम से निकलते हैं। पूरे 24 दिनों तक वो हर गांव में रुकते हैं, लोगों से बात करते हैं, भाषण देते हैं और एक सोए हुए देश में आज़ादी की एक नई चिंगारी जलाते हैं। और फिर 6 अप्रैल को दांडी के तट पर वो बस एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और एक साम्राज्य का कानून तोड़ देते हैं। एक छोटा सा काम जिसने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। इस शांतिपूर्ण विद्रोह की कामयाबी ने ब्रिटिश सरकार को अंदर तक हिला दिया। वो घबरा गए और उन्होंने वही किया जो डरे हुए साम्राज्य हमेशा करते हैं। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगा कि लीडर को जेल में डाल देने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जब आप एक ऐसे क्रांतिकारी को सलाखों के पीछे डालते हैं जिसका सबसे बड़ा हथियार ही उसके विचार हैं, तो क्या होता है? क्या उसका संघर्ष वहीं रुक जाता है? नहीं, गांधी के मामले में ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जेल उनके लिए कोई पिंजरा नहीं, बल्कि एक तपोवन बन गई, एक पवित्र जगह। और यहीं पर उन्होंने यरवड़ा मंदिर नाम की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी। और यहीं हमें देखने को मिलता है कि गांधी के लिए एक्शन और विचार हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जब वो बाहर चलकर क्रांति नहीं कर सकते थे, तो वो अंदर बैठकर क्रांति के विचार लिखते थे। तो चलिए अब चलते हैं 1930 के दशक की शुरुआत में। ये एक ऐसा दौर था जहां राजनीतिक संघर्ष, बड़े बड़े समझौते और दार्शनिक विचारों का एक बवंडर सा चल रहा था। ये स्लाइड गांधी के संघर्ष के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती है। एक तरफ 1931 का गांधी-इरविन पैक्ट, जो एक बहुत ही चतुर राजनीतिक बातचीत थी, और दूसरी तरफ 1932 का पूना पैक्ट, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुआ था। ये कोई राजनीतिक सौदा नहीं था, ये हिंदू समाज को टूटने से बचाने के लिए किया गया एक आमरण अनशन था, एक नैतिक और आध्यात्मिक लड़ाई। ये दिखाता है कि गांधी एक ही समय में एक राजनेता भी थे और एक संत भी। इन सभी कामों के पीछे एक ही मजबूत विचार था, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये सिर्फ विरोध करने का कोई तरीका नहीं था, ये अहिंसक प्रतिरोध का एक पूरा विज्ञान था, जिसे गांधी ने अपनी किताब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह में समझाया था। इसका आधार ये विश्वास था कि सच की हमेशा झूठ पर जीत होती है, चाहे देर से ही सही। इस पूरे दशक में उनकी कलम एक तलवार की तरह चली। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरियों को भी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अनासक्ति योग के जरिए गीता की एक नई व्याख्या पेश की, और हरिजन जैसे अखबारों के जरिए उन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबकों के लिए लड़ाई लड़ी। मतलब उनकी कलम कभी रुकी ही नहीं। अब हम आते हैं 1940 के दशक में। दूसरा विश्व युद्ध दुनिया का नक्शा बदल रहा था और भारत की राजनीति में एक नई तेजी, एक नई बेचैनी आ गई थी। ये आखिरी संघर्ष का वक्त था। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करते हुए अपना सबसे ताकतवर और आखिरी नारा दिया, करो या मरो। अब बातचीत या समझौतों का वक्त खत्म हो चुका था। ये पूरी आज़ादी के लिए एक आखिरी, निर्णायक और बिना शर्त का आह्वान था। इस आह्वान का जवाब बहुत क्रूर और तेज था। गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार जेल में उन्हें एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जो किसी भी राजनीतिक हार से कहीं ज्यादा बड़ी थी।
1944 में उनकी जीवन साथी, उनकी पत्नी कस्तूरबा ने उनकी बाहों में जेल में ही दम तोड़ दिया। लेकिन इस असहनीय दुख के बीच भी गांधी ने लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने सर्वोदय के अपने दर्शन को पूरा किया, जिसका मतलब है सबका उदय या सबकी प्रगति। ये विचार था कि एक सच्चा समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके सबसे कमजोर सदस्य का भी विकास हो। ये कितना अद्भुत है कि उन्होंने अपने सबसे गहरे निजी दर्द को पूरी दुनिया के भलाई के एक शक्तिशाली दर्शन में बदल दिया। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। भारत को वो आज़ादी तो मिली जिसके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर, देश का बंटवारा। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हार का एहसास था, एक ऐसा विरोधाभास जिसने गांधी को अंदर तक तोड़ के रख दिया। ये स्लाइड उस वक्त के दिल दहला देने वाले विरोधाभास को दिखाती है। 15 अगस्त 1947 को जब पूरी दिल्ली आज़ादी के जश्न में डूबी थी, तो आज़ादी का नायक कहाँ था? गांधी कोलकाता की दंगाग्रस्त सड़कों पर अकेले घूम रहे थे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति की भीख मांग रहे थे। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस पल में वो बिल्कुल अकेले और दुखी थे। 1947 के आखिर में जब देश की राजधानी दिल्ली सांप्रदायिक नफरत की आग में जल रही थी, तो गांधी ने अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, उनका अपना शरीर। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका संकल्प सीधा था, जब तक हिंसा नहीं रुकेगी, मैं नहीं खाऊंगा। और उस बूढ़े कमजोर आदमी की आत्मा की शक्ति के आगे नफरत को झुकना पड़ा। हिंसा रुक गई, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनकी मौत का बोझ उनके जमीर पर हो। अब हम उनकी कहानी के अंत पर आते हैं, उनकी हत्या पर और उन विचारों पर जो वो अपने पीछे हमेशा के लिए छोड़ गए। 30 जनवरी 1948 शाम के 5 बज रहे थे। गांधी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, शांति का एक दैनिक अनुष्ठान। भीड़ में से एक आदमी ने उन्हें नमस्ते किया। वो रुके और हमेशा की तरह मुस्कुराए, और तभी 3 गोलियों की आवाज ने उस शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। ये एक जिंदगी का अंत था, लेकिन एक विचार का नहीं। उनकी असली विरासत इमारतों या मूर्तियों में नहीं है, बल्कि उनके विचारों में है, जो आज भी उनकी किताबों में जिंदा है। सत्य के प्रयोग हमें खुद को समझने की चुनौती देती है। हिंद स्वराज हमें एक ऐसे भारत की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, और सर्वोदय हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम सबको साथ लेकर चलें। उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई, पर वो हमारे लिए एक सवाल छोड़ गए, एक ऐसा सवाल जो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्या एक अकेले इंसान का सच, उसका इरादा और उसकी कलम आज भी इस शोर भरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है?